नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड हमने आपको बताया था कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों ने शासन किया है उसके बारे में भी हमने पहली क्लास में बताया था। जब हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था, हमने बताया था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, और उसके बाद खिलजी वंश ने, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश ने शासन किया है। और दोस्तों, हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि इनका सीरियल याद करने का क्या ट्रिक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनका सही क्रम पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक दोस्तों हमने बताई थी, गुलाब खिले तो सूंघ लो। और दोस्तों, गुलाब वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से स्टार्ट हुआ था ये गुलाम वंश, और 1290 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने गुलाम वंश को संपूर्ण कर लिया था और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है खिलजी वंश। और दोस्तों, खिलजी वंश की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, खिलजी वंश हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर बात करें मिडिवल इंडिया या दिल्ली सल्तनत की, तो ये पूरा चैप्टर ही हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि 15-16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस CPT का एग्जाम होना तय हो चुका है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर खिलजी वंश। दोस्तों, अगर हम बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड जो था वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। और अगर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने की बात करें तो तुगलक वंश था। तो दोस्तों, तुगलक वंश था। और आप जानते हैं कि खिलजी वंश के बाद 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई। उसके बाद इस पर चर्चा, दोस्तों तुगलक वंश पर चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम लोग खिलजी वंश को संपूर्ण करेंगे। दोस्तों, तो खिलजी वंश के स्थापना की बात करें तो दोस्तों, इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और इसकी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की दोस्तों किलोखरी थी। तो दोस्तों, खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी थी, और दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन कर इसी वंश का रहा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन खिलजी वंश का रहा। और दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और दोस्तों, इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दोस्तों वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। इसका दोस्तों वास्तविक नाम मलिक फिरोज था, और यह पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था। दोस्तों, यह पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों, 1293 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी महाराष्ट्र के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अगर बात करें तो इसने 1293 ईस्वी में देवगिरी महाराष्ट्र, दोस्तों देवगिरी महाराष्ट्र के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। और दोस्तों, इस आक्रमण में इसने अपने भतीजा एवं दामाद, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना, भतीजा एवं दामाद अली गुरसास्प को भेजा। और दोस्तों, ये अली गुरसास्प कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। और दोस्तों, इस युद्ध में ये जो रामचंद्र देव के साथ में इसका युद्ध हुआ, इस युद्ध में रामचंद्र देव और फिरोज खिलजी के मध्य संधि हुई, और बाद में ये दोनों दोस्त हो गए थे। तो दोस्तों, रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनके बीच संधि हुई और ये दोनों आपस में दोस्त हो गए। उसके बाद दोस्तों 1296 ईस्वी में मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण हुआ। हमने आपको दोस्तों बताया था कि मंगोलों का पहला आक्रमण चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, जब वो सिंध से वापस चला गया था। उसके बाद बलबन ने दोस्तों मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने में सफल रहा था, जिसमें उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया था। उसके बाद दोस्तों, ये तीसरा आक्रमण मंगोलों का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ, और इस आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों
जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और इस युद्ध में मंगोल पुनः पराजित हुए। दोस्तों इस युद्ध में भी अलाउद्दीन ने मंगोलों को पराजित किया। उसके बाद दोस्तों 1296 ईस्वी, दोस्तों 1296 ईस्वी में दोस्तों अगर बात करें तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का इसने दोस्तों 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों देवगिरी पर आक्रमण सबसे पहले जलालुद्दीन ने किया था और इसका शासक रामचंद्र देव से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और वहां से भारी मात्रा में लूटपाट करके देवगिरी की राजकुमारी यानी रामचंद्र देव की पुत्री को अगवा करके कड़ा मानिकपुर ले गया। और दोस्तों ये कड़ा मानिकपुर अगर वर्तमान की बात करें तो इलाहाबाद या कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र, ये कड़ा मानिकपुर यहाँ ले गया दोस्तों। और जब इस बात का पता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को चला तो वह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा मानिकपुर चला गया और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। तो दोस्तों इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। दोस्तों तो अगला सुल्तान दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी हुआ 1296 ईस्वी में। अब हम चर्चा करेंगे हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के अगर टाइम पीरियड की बात करें हम लोग तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। और इसके बचपन का नाम हमने अभी आपको बताया कि अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव किसने रखी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया है तो घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। उसके बाद दोस्तों 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर गया। दोस्तों 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान पर गया और वहां से एक किन्नर खरीद कर लाया जिसका नाम मलिक काफूर था। दोस्तों 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय पर गया और वहां से इसने मतलब एक किन्नर खरीदा जिसका नाम मलिक काफूर था। और दोस्तों मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। तो दोस्तों मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं, तो मलिक काफूर। दोस्तों मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति मलिक काफूर को बनाया और अलाउद्दीन खिलजी के सभी अभियानों पर मलिक काफूर ही जाता था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सभी अभियानों पर मलिक काफूर ही जाता था। और 1303 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ अभियान, दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया, जिसकी जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पद्मावत से मिलती है। दोस्तों ये उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के समय यानी कहा जाए तो 1540 या 45 ईस्वी के आसपास इन्होंने लिखा था, उससे ये जानकारी हमें मिलती है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे दोस्तों। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पद्मावत से मिलती है। दोस्तों पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है और यहाँ पर अगर पद्मावती होता तो वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये क्वेश्चन याद रखना कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की और पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की महारानी थी पद्मावती। दोस्तों चित्तौड़गढ़ की महारानी थी रानी पद्मावती जो सिंघल की राजकुमारी थी। दोस्तों सिंघल जो वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका। तो दोस्तों ये रानी पद्मावती सिंघल की राजकुमारी थी। और पद्मावती से शादी करके चित्तौड़गढ़ कौन लाया था, तो रावल रतन सिंह। दोस्तों पद्मावती से शादी करके चित्तौड़गढ़ लाया था रावल रतन सिंह। और चित्तौड़गढ़ का दोस्तों राजपुरोहित था राघव चेतन। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का राजपुरोहित राघव चेतन था, इसी को देश निकाला दिया था रावल रतन सिंह ने।
दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ का राजपुरोहित राघव चेतन था, इसी ने राघव चेतन को रावल रतन सिंह ने देश निकाला दिया था। और अगर बात करें तो दोस्तों ये जो राजपुरोहित अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के बारे में, सौंदर्य के बारे में बताता है। और उसके बाद दोस्तों इसीलिए चित्तौड़ मिशन पर निकल पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी। ये दोस्तों राघव चेतन था, इसने ही अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताया और इसीलिए चित्तौड़ के मिशन पर निकल पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। दोस्तों दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। तो दोस्तों 1308 ईस्वी में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा, तो आंसर मलिक काफूर। दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा, तो मलिक काफूर को भेजा था। और 1308 ईस्वी में दोस्तों मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव, दोस्तों ये प्रताप रुद्रदेव जो था ये काकतीय वंश का शासक था और तेलंगाना की राजधानी दोस्तों वारंगल, तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। और ये वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश का था, इस पर आक्रमण किया दोस्तों मलिक काफूर ने। और दोस्तों मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। दोस्तों मलिक काफूर से ही प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। दोस्तों प्रताप रुद्रदेव से ये कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने प्राप्त किया और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यह हीरा दोस्तों गोलकुंडा हैदराबाद से निकाला गया था, गोलकुंडा हैदराबाद की खान से निकाला गया था ये हीरा। उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत के विस्तार करने के बाद, और दोस्तों अगर बात करें जब यह दक्षिण भारत की ओर विजय की ओर बढ़ रहा था, तब मलिक काफूर ने पहली बार समुद्र देखा। और दोस्तों ये प्रताप रुद्रदेव को हराने के बाद मलिक काफूर आगे बढ़ा और आगे रामेश्वरम तक जब ये पहुंच गया दोस्तों रामेश्वरम तक, तो इसे समुद्र दिखा और इसे लगा कि दुनिया यहीं तक है। तो मलिक काफूर जब रामेश्वरम पहुंचा तो इसे लगा कि दुनिया यहीं तक है और इसने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता की उपाधि दी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता की उपाधि किसने दी, तो मलिक काफूर ने दी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें दक्षिण भारत तक विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए-सानी, दोस्तों दक्षिण भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए-सानी की उपाधि धारण की। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिकंदर ए-सानी की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी दोस्तों सिकंदर ए-सानी या अलेक्जेंडर सेकेंड, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद दोस्तों इसने जनता पर जजिया और जकात, दोस्तों जजिया और जकात नामक 2 कर लगाए। अगर बात करें दोस्तों जजिया की, तो ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था जजिया, और जकात दोस्तों मुस्लिमों से वसूला जाता था। दोस्तों ये जकात मुस्लिमों से वसूला जाता था और जजिया गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया और इसने दोस्तों खम्स यानी लूट का धन, खम्स को दोस्तों लूट का धन कहते हैं, में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जजिया और जकात कर किसने लगाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग किसने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। खम्स में सुल्तान ने 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग धन कर दिया, ये भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद दोस्तों अगर इसके बात करें इसने कौन कौन से अभियान किए, तो 1298 में गुजरात अभियान, गुजरात का शासक दोस्तों कर्णदेव राजपूत शासक था। उसके बाद 1299 में जैसलमेर अभियान, शासक दूदा और इसका सेनापति दोस्तों तिलक सिंह था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान, शासक हमीर देव। उसके बाद दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान, शासक रावल रतन सिंह। उसके बाद दोस्तों इसने अपने शासनकाल में व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। दोस्तों इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बहुत सख्ती से लागू किया और इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को
दृढ़ता से लागू किया। और इसके द्वारा दोस्तों बनवाए गए स्मारक, दोस्तों इसके द्वारा बनवाए गए स्मारकों पर चर्चा कर लेते हैं। इसने दोस्तों जमैयत खाना मस्जिद, पूछा जाता है कि जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे ज़्यादा दोस्तों अलाई दरवाज़ा पूछा जाता है, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दोस्तों अलाई दरवाज़ा एग्जाम में पूछे जाने का रीज़न यह है कि अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों सीरी का किला, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दोस्तों अगर बात करें अलाई दरवाज़ा, हमने अभी आपको बताया इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन ने एक नया पद दीवाने रियासत बनाया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया पद दीवान ए रियासत बनाया। और दोस्तों ये जो पद होता था ये बाजार नियंत्रण प्रणाली, दोस्तों ये जो पद ये बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था का संचालन करता था। ये पद बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लागू की थी इसका संचालन करता था। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर, दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए, एक चराई कर और गढ़ी कर। दोस्तों ये जो चराई कर होता था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि चराई कर किसने लगाया और अगर लगाया है तो किस पर लगाया गया, तो ये बहुत ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था और दुधारू पशुओं पर लगाया था। गढ़ी कर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने घरों एवं झोपड़ी पर लगाया था। उसके बाद दोस्तों आगे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। और कुछ इतिहासकारों का दोस्तों कहना है कि इसकी मृत्यु के समय, ये अंतिम समय में ये कोढ़ से ग्रसित हो गया था, जिससे ये 2 वर्ष तक बुरी तरह से तड़पता रहा। और अंत में मलिक काफूर को इसने आदेश दिया कि मेरी हत्या कर दी जाए, अतः मलिक काफूर द्वारा इसकी मुक्ति की गई, ऐसा इतिहासकारों का मानना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना। दिल्ली का अगला सुल्तान मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, सुल्तान बना। और दोस्तों अगर बात करें मुबारक शाह खिलजी की तो इसका टाइम पीरियड 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह खिलजी का दोस्तों टाइम पीरियड 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों यह मलिक काफूर के संरक्षण में शासन कर रहा था। यह दोस्तों मलिक काफूर के संरक्षण में शासन कर रहा था और इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये मुबारक शाह खिलजी जो था इसने खलीफा की उपाधि धारण की, इसने दोस्तों खलीफा की उपाधि धारण की। और यह खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की, तो मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद दोस्तों ये मुबारक शाह खिलजी जो था इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी और यह राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। दोस्तों स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में कौन आ जाता था, तो मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद दोस्तों मुबारक शाह खिलजी के वजीर खुसरो खां ने, मुबारक शाह के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दोस्तों मुबारक शाह के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन दोस्तों, खुसरो खां। सितंबर 1320 ईस्वी में दोस्तों पंजाब के इख्तियार गाजी मलिक, दोस्तों सितंबर 1320 ईस्वी में पंजाब के इख्तियार गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और गाजी मलिक ने एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर तीसरे वंश तुगलक वंश की स्थापना हो गई। पहला वंश गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश और अब तुगलक वंश। दोस्तों अगर बात करें गुलाम वंश तो हमने आपको बताया है कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया। खिलजी वंश अभी हमने आपको बताया कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और अगर तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश ने दोस्तों सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी से। तो दोस्तों गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। और दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। उसके बाद दोस्तों अमीर खुसरो पर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमीर खुसरो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो था दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और सबसे ज़्यादा सुल्तानों के समकालीन रहने वाले ये कवि थे या दोस्तों कवि थे
अमीर खुसरो सबसे ज़्यादा सुल्तानों के समकालीन रहने वाले। दोस्तों ये बलबन के समकालीन थे और बलबन से लेकर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी शासक हुए सभी के समकालीन अमीर खुसरो रहे। अभी आप समझ रहे हैं कि बलबन को हम पढ़ा चुके हैं और उसके बाद से कितने शासक हो चुके हैं। अभी तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक इन्होंने ये मतलब समकालीन रहे हैं। और इन्होंने दोस्तों इनसे बनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने दोस्तों 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, सितार और तबला। सितार और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो। और दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली और कव्वाली गायकी का आविष्कार भी किया। अमीर खुसरो ने दोस्तों खड़ी बोली और कव्वाली गायकी का भी आविष्कार किया। और दोस्तों अमीर खुसरो की अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है खमसा-ए खुसरो। दोस्तों खमसा-ए खुसरो पुस्तक है अमीर खुसरो की। उसके बाद दोस्तों अमीर खुसरो दोस्तों जब जम्मू कश्मीर को गए तो इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। ये लाइन दोस्तों पूछी जाती है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा, तो अमीर खुसरो ने कहा। और दोस्तों अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तान जहाँ की उपाधि दी। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों सुल्तान ए जहाँ की उपाधि दी। और दोस्तों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। दोस्तों तोता ए हिंद, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से पुकारा जाता है। और अगर बात करें दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु की, तो दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु का नाम था सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, दोस्तों इनके बारे में भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे तुगलक वंश और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।